अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बहार के खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और भरपूर जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनसे नबूरदाज़मार हो रहे होंगे। तो जनाब आज दुनिया में मोहब्बत का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसे वैलेंटाइंस डे कहा जाता है और इस दिन को फूलों चॉकलेट्स के ज़रिए जनाब अपने पसंदीदा लोग अपने प्यारों तक हम अपने जज्बात पहुंचाते हैं। लेकिन मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि जनाब मोहब्बत बांटने के लिए एक ही दिन क्यों मखसूस कर दिया गया है। और मोहब्बत तो जितनी बांटी जाए मेरे ख्याल से उतनी ही कम होती है। अपने ख़ानदान से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ। तो रोज़ ही वैलेंटाइंस डे होना चाहिए हम लोगों का, वरना ये क्या बात हुई कि साल के जो 364 दिन होते हैं ना, आप किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और साल के एक दिन फूल पेश करके, बुकेस पेश करके, चॉकलेट्स दे के मोहब्बत जताने की कोशिश की जाती है। तो ये मेरे ख्याल से मुनाफकत लगती है। इसलिए जनाब अपने जज्बात में हमें ना प्योरिटी लेकर आनी चाहिए और उनका इजहार भी करते रहना चाहिए वक्तन फ़वक्तन। मोहब्बतें जितनी बांटनी चाहिए और उतनी ही समेटनी भी चाहिए, खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। तो ठीक है, आज का दिन एक मखसूस कर दिया गया है, मुख्तस कर दिया गया है जनाब वैलेंटाइंस डे के मौके पर। तो आज भी आपने मोहब्बत जतानी है, मोहब्बत बांटनी है, लेकिन सिर्फ आज के दिन को ही नहीं महदूद कर देना कि जनाब हमने आज ही सिर्फ बताना है, आज ही हमने गिफ्ट देने हैं एक दूसरे को तो क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे है। नहीं, पूरा साल हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि जनाब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी ही होते हैं, हम माँ बाप को भी बता सकते हैं, बहन भाइयों में भी ये चीज़ होनी चाहिए, दोस्त अहबाब में भी होनी चाहिए, कलीग्स में इवन के होना ही चाहिए कि जनाब हम आपकी केयर करते हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिन, कोई वक्त जो है ना वो मुख्तस करना चाहिए या उसमें उसको महदूद कर देना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें ये जो जेस्चर्स होते हैं ना ये एक दूसरे को देने चाहिए। लेकिन आज बहुत से लोग इस दिन को मनाएंगे भी, तो अच्छे तरीके से मनाइएगा, एक दूसरे को बताइएगा कि जनाब हम एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। छोटा मोटा गिफ्ट भी दे दें। आज तो जनाब जो फूल होंगे, ख़ास करके जो गुलाब के फूल होंगे, वो इतने महंगे बिकेंगे कि आपको लग पता जाएगा जो भी लेने जाएगा। तो आज ज़रूर मनाइएगा, लेकिन अच्छे तरीके से उसे मनाइएगा। जनाब सेगमेंट हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े मसाइल की बात करते हैं। और किसी भी बीमारी को ना हमें मामूली नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि जो हमारे सर में दर्द होता है ना उसको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर में मुस्तकिल दर्द रहना, उल्टियाँ या मरगी जैसे दौरे पड़ने या जिस्म के किसी मखसूस हिस्से के मुस्तकिल तौर पर सुन या फिर कमज़ोर होना ना ब्रेन ट्यूमर की भी अलामात हो सकती हैं। और ब्रेन ट्यूमर कैंसर की एक पेचीदा शक्ल है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के दीगर हिस्सों तक पहुंच जाता है। और इसका इलाज इंतहाई महंगा है और तकलीफदेह भी है। और बदकिस्मती से इसका पता भी उस वक्त चलता है जब वो ख़तरनाक हद तक अपनी जड़ें कायम कर चुका होता है। और आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार होते हैं और ब्रेन ट्यूमर का शिकार ख़वातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज़्यादा है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिमागी रसोली का मर्ज तेज़ी से फैलता जा रहा है और सन 2035 तक इस मर्ज का शिकार अफराद की तादाद 2.5 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाएगी। तो जनाब इसकी वजूहात क्या हो सकती है, इसकी तशखीस कैसे की जा सकती है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान हैं, न्यूरो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ब्रेन ट्यूमर, इसके हवाले से बताइए क्या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं, क्यों होता है ये ट्यूमर जो है हमारे जिस्म में पैदा? ब्रेन ट्यूमर दिमाग के अंदर आम वर्ड्स हम कहें को दिमाग की रसोली है जो कि ख़तरनाक भी हो सकती है। रसोलियों की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, सही, कुछ जड़ों वाली होती हैं, कुछ बग़ैर जड़ों के होती हैं। इनकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ रसोलियाँ हैं जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं, अच्छा, यानी पेरेंट्स से आगे बच्चों में और बच्चों से आगे फिर उनके बच्चों में जब बड़े होते हैं फैमिलीज में रन करती हैं। और कुछ रसोलियाँ होती हैं कि वो बंदा जब अडल्ट होता है तो उस एज में आके मोस्टली कॉमन होती हैं वो। और कुछ रसोलीज ऐसी होती हैं कि जो ख़ास तौर पर टिपिकल हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, अच्छा, कि आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आते हैं तो उससे भी रसोली डेवलप हो जाती है। तो रसोली की टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं,
तो इसमें होता ये है कि दिमाग की रसोली में ना ये साइन सिम्टम्स में सर दर्द शुरू होता है, ठीक है, उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, चलने में मुश्किल होती है, बच्चा है या बड़ा है बार बार गिरना शुरू हो जाता है और नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, और उसके साथ साथ झटके भी बाज़ लोगों को लगते हैं कि वो फिट्स पड़ते हैं, जिसको हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी का दौरा, मिर्गी के अंडरलाइंग काज ट्यूमर हो सकती है। अच्छा, नहीं तो इसका दर्द जो रहता है सर में दर्द, वो किस शिद्दत का होता है, कितनी देर का रहता है जो हमें पता चल जाए कि ये अच्छा ये ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है? ये ऐसे ही है, छोटी सी यानी रसोली कोई ऑल ऑफ सडन तो बड़ी नहीं हो जाती है, हाँ। छोटी सी साइज में होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। अच्छा, सर दर्द भी ऐसे होगा, मामूली से शुरू होगा, फिर मुसलसल रहना शुरू हो जाएगा, मुसलसल से फिर दवाई से भी असर नहीं करेगा। इनका दर्द तो बहुत शदीद होता है। अच्छा। अमूमन शुरुआत में ये अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा दर्द होता है या सोने के वक्त ज़्यादा दर्द होता है और फिर इसका असर ये होता है कंसंट्रेशन पे भी, स्ट्रेस के साथ भी चांस इसके हेडेक के ना वो बढ़ जाते हैं कि सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। और इस सर दर्द ये अकेले नहीं होता, क्योंकि दिमाग का प्रेशर बढ़ता है, इसको हम ICP कहते हैं, इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर, वो भी साथ साथ बढ़ता है। तो फिर दिल का ख़राब होना, उल्टी आना, ये भी अलामतें आना शुरू हो जाती हैं सर दर्द के साथ साथ। बाज़ हमारे सेंटर ऐसे हैं दिमाग के, मसलन कोई एक साइड को कंट्रोल करता है, कोई स्पीच को कंट्रोल करता है, आइज़ को कंट्रोल करता है, हमारे बोलने को, और फिर हमारे रेस्पिरेशंस को, दिल की धड़कन को। ब्रेन इज़ अ टॉप स्टोरी, इट्स कवरिंग ऑल द होल बॉडी। जब इसके सेंटर्स पे कोई इफेक्ट होता है या रसोली वहाँ पे पाई जाती है तो फिर उसके मुताबिक ही सिम्टम आती है। ओके, मतलब ये बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली, सही सही, कंट्रोल यही कर रहा है। नहीं तो ये रसोली अगर बन जाती है खुदा ना खास्ता, तो कितनी देर में ये फिर मतलब ग्रो करती है, ये इसकी जो ग्रोथ है, इसका साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है? बाज़ रसोलियाँ हैं वो रैपिडली ग्रोथ करती हैं, वो डेंजरस भी होती हैं जो रैपिडली ग्रोथ करती हैं। विद इन 6 मंथ वो इस तरह होती हैं कि वो बंदे को बेड पे ले जाती हैं। ओह माय गॉड। बाज़ रसोलियाँ होती हैं वो ईयर्स लेती हैं, 2 to 3 years, 4 years। ठीक है, लेकिन उन्हीं में वही ज़्यादा यानी कि ट्रीटेबल भी वही होती है ना, वो ज़्यादा ट्रीटेबल होती है। अच्छा ठीक है, उनमें ही बंदा इग्नोर करता है अपने आप को, उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार है। रसोलियों में कम से कम 30% वही रसोलियाँ हैं जो कि ट्रीट भी हो सकती हैं, लेकिन ड्यू टू अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी शेड्यूल की वजह से ऐसे मतलब लोग चेकअप नहीं कराते हैं ना, डॉक्टर इग्नोर करते हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल चेकअप नहीं कराते हैं। तो उसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स बहुत कम आते हैं जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलता है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? नहीं, न्यूरोसर्जन्स की अवेलेबिलिटी ना हमारे हर सिटीज़ में ऑलमोस्ट एक आध न्यूरोसर्जन आजकल अवेलेबल है, पहले तो ये भी नहीं था। तो लोगों की अप्रोच कम है वहाँ तक, तो उसको डायग्नोज करना वो सिंपल मोस्टली जो होते हैं ना गली मोहल्ले में, फिजिशियन जितने भी होते हैं, जनरल फिजिशियन, हाँ जी, जनरल फिजिशियन तक भी पहुँच जाए तो बड़ी बात है। वो सिंपल क्वेक्स के पास ज़्यादा जाते होते हैं और फिर सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। सर दर्द हो चुका है तो पैराडॉल ले लो, पैरासीटामोल ले लो, ये गोली ले लो। और फिर हमारे ना ये स्पिरिचुअल बड़ा प्रॉब्लम होता है, इससे भी लोग दम कराने शुरू कर देते हैं कि बच्चे को झटके लग रहे हैं तो ये शायद कोई बाहर की उनको क्या कहते हैं उसको जिन्नात हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। हालांकि अंडरलाइन कोई ना कोई काज चल रही होती है। वो जब टाइम गुजर जाता है फिर बड़ी हो जाती हैं, फिर इनऑपरेबल हो जाती हैं या फिर वो जड़ें पकड़ लेती हैं, फिर वो खतरनाक होती है। तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है अगर इस तरह की कॉज हो जाती है या जड़ों वाली अगर रसोली होगी तो उसका ट्रीटमेंट कितना मुश्किल होगा? वो हम यानी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ना ऑपरेट करते हैं उसको, फिर उसका बायोप्सी की जाती है, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी हमें बता देती है किस नौइयत की रसोली है, वो हमें नेचर ऑफ द ट्यूमर बताती है, उसकी ग्रोथ के बारे में। जो रसोली है ना मलिग्नेंट यानी जड़ों वाली है या जिसका रवैया बड़ा एग्रेसिव है कि वो फ़ौरन आपने निकाल लिया फिर भी हो जाएगी। अच्छा, तो उसके लिए तो होता है कि आप मतलब ऑपरेशन के बाद अगर आपने उसको निकाल भी दिया वो दोबारा से हो जाएगी? दोबारा से भी हो जाती है, हाँ जी, इतनी एग्रेसिव रसोलीज होती हैं। और फिर उनके लिए कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, वो ट्रीटमेंट है। जिस तरह हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं ये कीमोथेरेपी के, अनमोल है, शौकत खानम है, कैंसर केयर हॉस्पिटल है। और अगर वो ना हो जल्दी आप ऑपरेट करें, विद इन टाइम स्पेन ऑपरेट करें और रसोली को निकाल दें, बहुत सारी ऐसी रसोलियाँ भी हैं वो दोबारा नहीं होती और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है।
अच्छा ठीक है, लेकिन जड़ों वाली जिस तरह आपने कहा कि वो अग्रेसिवली बिहेव करती है और वो दोबारा भी हो सकती है, तो इसकी क्या वजूहत है कि वो दोबारा हो जाएगी? अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, एक रसोली को ऑलरेडी निकाल दी है, तो वो दोबारा कितने वक्त में हो सकती है और क्यों होगी वो दोबारा? ये जड़ों वाली इसलिए तो कहा जाता है ना, उसने रूट्स पकड़ ली हुई हैं, वो ब्लड के ज़रिए स्प्रेड हो रही हैं या आपके न्यूरॉन्स के ज़रिए। वो जब रसोली निकाली जाती है ना, ब्रेन की ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। ओके। ब्रेन की छेड़छाड़ करेंगे तो फिर नुकसान तो नॉर्मल ब्रेन का ही होगा। तो हम रसोली को ही निकालते हैं। सही। और बाज़ जगह पे ऐसी भी जगह आ जाती हैं कि जहाँ पे दिमाग के बड़े वाइटल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हम रसोली निकाल रहे हैं, स्पीच का सेंटर भी है वहाँ पे। अब ये तो नहीं मरीज़ को एफेजिया कर दो। एफेजिया कहते हैं कि वो बोलने की सक्कत भी ख़त्म हो जाए उसकी, उसे इशारों से बात कर पाए, तो वो रसोली छोड़नी भी पड़ जाती है। थोड़ी सी आप छोड़ दो ताकि ये रेडिएशन हो जाएगी इसकी। अच्छा। हम निकालेंगे तो वो उससे एफेजिया हो जाएगा। ओके। और फिर जो जिनकी जड़ें होती हैं रसोलियों की, वो पहले भी तो 6 से 8 महीने में इतनी बड़ी हुई होती है। वो जब आप रसोली निकाल देते हो तो फिर वो महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर से अपना सिग्निफिकेंट साइज ले लेती है। और जिस तरह अभी मैंने बताया भी कि ख़वातीन की तादाद इसमें ज़्यादा है ब्रेन ट्यूमर में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मोस्टली तो जेनेटिक्स से ही बताई जाती है। हाँ जी, कि फीमेल्स में ना, फीमेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन ये कैरियर होते हैं, ये साइलेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, यानी बीमारी को एक्सप्रेस नहीं होने देते। इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि आप ये यानी कि एक डिफरेंट सा टॉपिक है। फीमेल के होते हैं डबल एक्स क्रोमोसोम, मेल के होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम से डिटरमिन तो हो गया कि ये मेल है, लेकिन उसका वाई जो है ना, वो वीक क्रोमोसोम है। ठीक है। उस पे एक्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। ओके। जो उसकी अगर साइन सिम्टम हो, अगर किसी की माँ को या बाप को कुछ रसोली है तो बच्चे में फ़ौरन आ जाएगी, मेल बच्चे में। फीमेल में नहीं आएगी। सही। फीमेल उसको कैरी करेगी। ठीक है। फिर आगे जब एक्स, जहाँ पे भी एक्स जाएगा वो फीमेल के लिए ही होगा, तो वो फिर इसलिए वो कैरी ज़्यादा करता है। जो मेल बच्चे में आता है ना, तो फिर उनकी प्रॉब्लम लाइक अबॉर्शन हो जाती है या छोटी उम्र में प्रॉब्लम हो जाते हैं मेल में। फीमेल फिर लाइफ भी लंबी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो बीमारियां कैरी करती हैं ड्यू टू एक्स स्ट्रॉन्ग क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग की बजाय कहना चाहिए डोमिनेंट क्रोमोसोम। ठीक है जी, ये आज हम ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब ये ब्रेन ट्यूमर होता क्यों है, किस तरह इस पर काबू पाया जा सकता है और अलामात क्या हो सकती हैं। तो यही है कि किसी भी बीमारी को, हालांकि अगर थोड़ा सा भी आपको सर दर्द है लेकिन मुस्तकिल तौर पर रहता है, तो एटलीस्ट आप जाके किसी डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं ताकि पता चल सके कि ये बीमारी है क्या और किस वजह से आपको ये हो रहा है, मुसलसल दर्द हो रहा है। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल खान मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस हवाले से हम बात कर रहे थे। जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने। तो जनाब, महंगाई ने ना गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया है। 2 वक्त की रोटी का असूल भी इतना मुश्किल बन गया है कि गरीब जाए तो जाए कहाँ। लोग आटे के असूल के लिए दरबदर ख्वार होते जा रहे हैं और मार्केट में आम ब्रांड का जो 15 किलो आटे का थैला है ना, वो 1800 रुपये तक बेचा जा रहा है, जबकि खुला सफ़ेद फाइन आटा 120 रुपये और चक्की का आटा 150 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। अवाम का जीना इस वक्त मुहाल हो चुका है और महकमा खुराक पंजाब ने 100 से ज़्यादा फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल किया था, और जिसके बायस पिछले 2 हफ्तों से महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान एक तनाज़ात की जंग चल रही थी। और महकमा खुराक पंजाब की जानिब से फ्लोर मिल्स की चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान फ्लोर मिल्स के खिलाफ FIRs भी दर्ज की जा रही थी और जुर्माने भी उन्हें किए जा रहे थे। तो सेक्रेटरी खुराक के इस इकदाम के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन भी हड़ताल की उन्होंने कॉल दे दी थी और सूबे की 1100 मिल्स ने सरकारी गंदम का जो कोटा था वो उठाने से इनकार किया था और मिल्स के बाहर एहतजाजी बैनर्स भी आवेजा किए गए थे, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुदाखलत की और 3 सूबाई वज़ीरों पर कमेटी तश्कील दे दी गई और कमेटी ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। ताहम मुज़ाकरात के बाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जो अपनी
हड़ताल की कॉल थी वो वापस ले ली और हड़ताल ख़त्म कर दी गई है। तो लाहौर समेत सूबे भर में आटे की जो हड़ताल का बिलाखिर ड्रॉप सीन हो चुका है, लेकिन अब महकमे खुराक के अफसरान और फ्लोर मिल स्टेक होल्डर्स को होश के नाखून लेने होंगे कि पंजाब जो है वो गंदम के लिहाज से खुद कफील सूबा है, फिर भी सारा साल आटे की नायाबी और कीमतों के परवान में तजाद शहरियों के हिजानी कैफियत में मुब्तला किए रखता है। तो ये सूरत हाल किस तरह बेहतर की जा सकती है? आने वाले दिनों में दोबारा से क्या हमें बहरान का सामना करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ सकता, इस पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद है रज़ा अब्बास साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। रज़ा साहब, इस वक्त सबसे पहले तो आप ही से बात करना चाहूँगी कि ये जो सारी हिजानी सी कैफियत बनी हुई थी, तनाज़ात चल रहे थे फ्लोर मिल्स में और इंतज़ामिया में, तो क्या मुज़ाकरात हुए और क्या तय पाया गया है? देखिए, हमारे चंद बुनियादी से जो थी ना हमारी रिक्वायरमेंट से हमारे मुतालबात थे, और क्योंकि महकमे खुराक की तरफ से जो है ना हमारी फ्लावर मिल्स की जो इंस्पेक्शन थी ना वो बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही एक आउट ऑफ रूटीन उनकी तरफ से ये वो इकदाम किए गए ना। अच्छा। और उसमें हुआ ये कि जो हमारे एक वीट पॉलिसी रिलीज़ की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हमारे ये मुतालबा था कि 2022-23 की जो वीट पॉलिसी है उसमें कुछ कायदे कवानीन और उसके कुछ फार्मूलाज तय किए गए हैं जो कि गवर्नमेंट ने ख़ुद उस वीट पॉलिसी में मेंशन किए हैं, और हमारी जो मिल्क इंस्पेक्शंस है उस वीट पॉलिसी के मुताबिक, और हमारी जो SOPs हैं जो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स डेवलप किए हुए हैं कि कौन कौन से नुकात पे मिल्स को चेक किया जाएगा, और उनकी अगर कोई वायलेशन है, अगर किसी मिल की कोई गलती है तो उसके अगेंस्ट उसको क्या तरीक़ाकार है, क्या सज़ा दी जाएगी। अब ये महकमा खुराक की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए गए कि उनके ओवर एंड अबव जाके तो उन्होंने बहुत छोटी छोटी गलतियों पे वो मिलें बंद करनी शुरू कर दी। अच्छा। और FIRs करवानी शुरू कर दी और एग्रेसिव मूवमेंट शुरू कर दी। सही। और उसके अलावा कुछ और मामला ऐसे थे जो कि हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ और महकमा खुराक के साथ उनके नोटिस में लाए हुए थे, और उनको हम ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसे गंदम की तरसील है और आटे की तरसील है, ज़िला बंदी उन्होंने की हुई है, हम अपने ज़िले से बाहर गंदम हमें मिल पे रिसीव नहीं हो सकती है। अच्छा। आटा हम अपने ज़िले से बाहर नहीं भेज सकते, जबकि उन्हीं पॉलिसीज़ में जो गवर्नमेंट ने ही बनाई हुई है उसमें ये चीज़ें मेंशन्ड हैं कि जो प्राइवेट ग्राइंडिंग का आटा हम अपनी ग्राइंडिंग करेंगे उसका 25% हम अपने ज़िले में देंगे और 75% हम मजाज होंगे अपनी मार्केटिंग, अपनी डिमांड सप्लाई, अपनी सप्लाई चेन के हवाले से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए वो महकमा खुराक हमें परमिट इशू करता है। अब वो बहुत अरसे से वो परमिट वगैरह भी उन्होंने बंद किए हुए थे, और हमारी मिलों पे गंदम की तरसील अच्छा, भी ये नहीं हो रही परमिट थी। निगरान सेटअप से पहले के बंद हुए हुए थे या उसके बाद बंद हुए? नहीं, ये उससे थोड़े से पहले से बंद अच्छा, हुए ठीक हैं। है। और ये एक्चुअली पिछले जो वज़ीर आला थे उन्होंने एक्चुअली जो लाहौर की मार्केट को फ्लड करने के लिए सिर्फ 10 दिन के लिए वो परमिट बंद किए थे। उन्होंने हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी थी कि 10 दिन के लिए आप हम इन परमिट को ब्लॉक करें ताकि लाहौर में और अपने अपने ज़िले में ज़रा आटे का जो है फुलफिलमेंट हो सके, उसके बाद हम इसको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन हाल अभी तक वो बहाल नहीं हो सके थे। चले इमरान, अभी आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन अभी मियासिम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के। उनसे जानते हैं जनाब ये बहरान टलेगा और मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिम साहब बताइएगा, मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं, अब ये बहरान आने वाले दिनों में टल जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि बहरान से पहले भी कोई था। अच्छा। और गंदम वाफे मौजूद है मुल्क के अंदर, और मैं नहीं समझता कि कोई बहरानी कैफियत थी। जो इश्यूज थे, जैसा अभी रजा साहब ने बताया कि डिफरेंट छोटे छोटे पेटी इश्यूज के ऊपर मिलों को सेट और बंद किया जा रहा था, और जो SOPs है, जो पॉलिसी है, उससे हटते हुए सजा व जजा का काम किया जा रहा था। लेकिन जब कल मुज़ाकरात हुए तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और जो हमारा मुतालबा था कि SOPs के मुताबिक जो ऑलरेडी फूड डिपार्टमेंट ने बनाए हुए और पॉलिसी है उसके मुताबिक किया जाए। जब वो एक्सेप्ट हो गया तो मेरा ख्याल है कि अब कोई ऐसा मामला नहीं है। और वैसे आटे के हवाले से अगर हम बात करें तो गंदम की कमी नहीं है मुल्क में। अच्छा। जो नई क्रॉप आने वाली है तब तक हमारे पास वापस गंदम मौजूद है, और इंशाल्लाह कोई ऐसा मामला नहीं होगा।
मतलब आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी बहरान या इस तरह का कोई भी मामला नहीं उठ सकता है, क्योंकि गंदुम हमारे पास है, आगे रमजान भी तो आने वाला है ना? जी, रमजान है, उसके मुताबिक हमारे पास गंदम मौजूद है। रमजान के अंदर हमारा अगर आप सिंध देखें, वहाँ की क्रॉप शुरू हो जाएगी, जनूबी पंजाब में क्रॉप कटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा। कोई ऐसी पुरानी कैफियत आटे के हवाले से मुल्क में। आसिम साहब, ये मैं इमरान बोल रहा हूँ, 10 किलो आटे का थैला कितने का है इस टाइम पे? 648 रुपए का। तो रमजान में हाफ प्राइस कर दीजिएगा, लोग खुश हो जाएंगे। खुशखबरी भी दे दें आज आसिम साहब। देखें, खुशखबरी यही है कि 648 रुपए का सरकारी जो रेटों पे गंदम मिल रही है उसका मिल रहा है। अगर आप इसी को प्राइवेट रेट्स के मुताबिक देखें तो ये खासा ज्यादा कीमत बनेगी और वो 1000 से ज्यादा बनता है जी 10 किलो का थैला। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ आने वाली सोची जा रही है, जो सिंध ने कर दी है अंदाजी कीमत, उसके मुताबिक भी ये 1100 रुपए का बनता है। तो ये 648 itself एक बहुत अच्छा रेट चल रहा है। अच्छा, ठीक है। आज़म साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। जमान वटू साहब है, सेक्रेटरी फूड है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। वटू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर बताइएगा, मुज़ाकरात तो तय पा गए हैं और इस पे अमल दरामद कब से शुरू होगा, और आगे रमज़ान भी आने वाला है, थोड़ी ही देर रह गई है, तो क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं फिर आपकी तरफ से? जी, बहुत शुक्रिया जी। कल हमारी फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने अपनी जो स्ट्राइक कॉल है वो विड्रॉ कर लिया था। ये याद रहे कि हमने चूंकि एक दिन एडवांस देते होते हैं वीट का कोटा, तो हमने जो आज की उनकी स्ट्राइक थी उसका हमने अरेंजमेंट कर दिया हुआ था पहले ही, और हमने एक दिन एडवांस में जो है वो कोटा जारी कर दिया हुआ था। अच्छा। तो शाम को जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे फिर उसमें उन्होंने अपनी कॉल जो है विड्रॉ भी कर ली थी। जो इसके सीरियस आप उसके डिमांड्स जो थी वो ये थी कि जो इंस्पेक्शन हैं वो SOPs के मुताबिक होंगी, उस पर गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है, हम SOP के मुताबिक ही इंस्पेक्शन करते हैं। और एक खुश शायद बात ये थी कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने अपने आप को डिस्टेंस किया है ऐसी फ्लोर मिल से जो सरकारी गंदम का गबन कर रही थी। अच्छा। उसकी दो डिमांड जो थी उनके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, जो इसकी आज या कल मीटिंग होगी। वो जो दो डिमांड्स थी वो ये थी कि उनके दूसरे सूबों को एक सर्टेन परसेंटेज जो है प्राइवेट ग्राइंडेड वीट की उसका एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, और दूसरा जो थर्ड जो उसमें शेड्यूल में शामिल किया गया है एंटी स्पेकुलेशन एक्ट में वीट फ्लोर को, उसको निकाला जाए। जहाँ तक रमजान शरीफ का तल्लक है तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह तैयार है। हमारे पास सफिशिएंट वीट स्टॉक मौजूद है और हम इंशाल्लाह ताला रमजान शरीफ में बिला तातल आटे की सप्लाई आवाम को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुमान भट्टू साहब, इमरान बोल रहा हूँ, क्या हाल आपका? आप ठीक हैं? जी फाइन इमरान साहब। अच्छा ज़ुमान साहब, ये बताइएगा कि बड़ा सुना है हमने कि चाय की प्याली पे मामला हल हो जाते हैं, तो एक तस्वीर जो है वो कल की वायरल हुई है कि आगे चाय भी पड़ी हुई है, तो मामला क्या खुशसलूबी से हल हो गए हैं या आगे भी यही मामला चलते रहेंगे और हैजानी कैफियत बरकरार रहेगी? मुझे बड़ा यकीन है जी कि कोई इंशाल्लाह ताला कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि हमने ये साबित कर दिया है कि हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हैं फॉर ग्राइंडिंग वीट कोटा, और आवाम को आटा सप्लाई करने के लिए हमारे पास अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हैं। तो अच्छा। मैं तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि कोई इस तरह की ऐसा सिचुएशन अराइज नहीं होगी। भट्टू साहब, एक प्रेडिक्शन दे दें कि रमज़ान आ रहा है और शहरियों को जो आटा है वो, अब चूँकि फैसला तो हुकूमत ने करना है, मगर 10 किलो आटे का थैला कितने तक मिल जाएगा? अभी ये इस पे मैं कुछ कबल वक्त कह नहीं सकता, क्योंकि ये अनाउंसमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ही करेंगे। सही। तो इसमें कंसल्टेशन अलबत्ता हो रही है। ठीक है जी। आगे जो सिचुएशन है वो बेहतर होने की तरफ जा रही है और इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ज़मान वटू साहब सेक्रेटरी फूड हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ा साहब, आपने सुनी सारी कॉन्वर्जेशन सुनी है, तो मेरे ख्याल से आगे मामला बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं और हो भी जाएंगे। अमल दरामद मेरे ख्याल से इसके ऊपर हो जाएगा तो ये हैजानी कैफियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जी, वो ऐसी अब कोई कैफियत नहीं है इंशाल्लाह। प्रोसेस अब नॉर्मल है। आज हम गंदम का कोटा उठा रहे हैं और कल से उसके रेगुलर सप्लाई स्टार्ट हो जाएंगी। और कल भी हमने सप्लाईज दी थी, क्योंकि जो गंदम का कोटा हमने फ्राइडे या सैटरडे को उठाया हुआ था उसकी सप्लाईज कल कंटिन्यू थी। तो आज की जो सप्लाईज हैं वो हम प्राइवेट अपनी ग्राइंडिंग की कर रहे हैं, और आज जो कोटा हमें मिलेगा उसकी सप्लाईज जो गवर्नमेंट आटे की है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी। और मार्केट बहुत स्मूथ है, कोई इशू नहीं है। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव वो इशूज़ हैं, जैसे भी सेक्रेटरी साहब ने भी फरमाया
कि उनके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक गैर फितरी अमल है। अच्छा। नेचुरल तरीका जो मार्केट के मैकेनिज्म होते हैं, जो मार्केट का सिस्टम होता है, उसको आप कभी भी 100% रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो आप टेम्परेरी 2-4 दिन की लेकिन रिप्लेसमेंट उन्होंने अपनी पूरी तैयारी की हुई हाँ, थी, प्लान ए प्लान बी पूरा रखा हुआ है। हम इस चीज़ से एग्री नहीं करते। अच्छा। वो मतलब ये कि एकेडमिकली प्लानिंग और चीज़ होती है, प्रैक्टिकली एक कुदरत का निज़ाम है जिसको आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एक मार्केट मैकेनिज्म है। हम 60 साल से 70 साल से फ्लावर मिल्किंग का काम कर रहे हैं। एक ब्रांड है हमारा, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो 2-4 महीनों में 2-4 साल में भी डेवलप नहीं हो सकता, उसका ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता। इसलिए हमें इन बातों में इन मामलात पे ऐसे नहीं आना चाहिए। हमें अवाम का सोचना है। हम भी अवाम हैं, हम भी शहरी हैं, हम भी सिटीजन्स हैं और हम भी हुब्बे वतन हैं। अच्छा इमरान साहब, पहले भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पहले भी हमने देखा हड़तालें चलती, मुज़ाकरात हो जाते, मामला तय पा जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से फिर मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, फिर हड़तालें होती हैं, फिर एहतजाज होते हैं। तो ये अब का मामला कोई बेहतर हो जाएगा? क्योंकि अवाम ही है सिर्फ जो पिस रही होती है इन दोनों में। मुनीबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बारी भी आ गई। अच्छा, वो ये है कि ना मैं आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थे ना, इसलिए माजरत पहले। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं इसका बैकग्राउंड। चूँकि आपके जो मॉर्निंग शो है इसके ना तमाम जो शहरी देख रहे होते हैं, आपने ना मसाइल को उठाया होता है और उसको बाकायदा तौर पर उसका हल भी तलाश करते हैं, लेकर चलते हैं, फॉलोअप भी लेते हैं साथ। शहर में हमने 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद आटे पे बात लाजमी करनी है। आटा कभी गायब हो गया, कभी नायाब हो गया, कभी कीमतें ऊपर चली गई, पता नहीं मैकेनिज्म कब सही होगा, मुझे तो यही समझ लगती है। अच्छा, पंजाब खुद कफील सूबा है, लाहौर शहर है। लाहौर शहर आपका मॉडल है, इसको देख के दूसरे सूबे की तमाम जितने भी इजला हैं वो देखते हैं कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। आपका शहर इक़्तिदार है और यहाँ पे तमाम पार्टियों के सरबराहान लाहौर से चलते हैं, ठीक है। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जैसे ही 10 रोज़ कबल ये मामला शुरू हुआ तो भिनक पड़नी शुरू हो गई कि कुछ लैक हो गया है, यानी कि इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही आपस में ना मिलर्स के साथ। अब ये इनका ये कहना था कि आते साल ही छापे शुरू हो गए हैं, FIR हो गई हैं। देखिए, जब उनको पता चलेगा कि कोई 1 आधी 2 3 4 मिले ऐसा गबन कर चुकी हैं तो वो भी तो अपना गुस्सा निकालेंगे या नहीं? अच्छा, तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप बुरा मान जाएं, निकालना चाहिए गुस्सा, जो निकालना चाहिए, चाहे वो सफाई हो तो चाहे वो फिर चाहे गंदम कोटा ज़्यादा कम हो। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई बुरा नहीं किया, कानून के मुताबिक किया। देखिए, कानून ये कहता है कि आप कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। अब जाहिर बात है, आप 1100 मिले हैं तो अगर उसमें से कुछ हैं काली भेरें तो बाकी वो कह रहे हैं कि हमें अपना इस्तेकाक हमारा मजरूह हो रहा है, हमें चोर चोर कहा जा रहा है, तो हमें इस चीज़ से बचाया जाए। सही। तो उसमें फिर ये है कि 10 रोज़ जो है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने भी सहाफ़त में काफ़ी अर्सा ही हो गया, तो मैंने ये देखा है कि इन 10 रोज़ में ना एक दफ़ा फ्लोर मिल्स को पता लगा है कि सरकार क्या होती है। ऐसे गए, लग पता गया है और सरकार क्या होती है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि टैक्टिस जो है वो ना अपनाए जाए और सरकार बहुत कुछ कर सकती है। आटे का थैला मकामी मार्केट में भी नजर आ सकता है। अब कीमतें क्या सेटल हो पाएंगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आगे प्रोक्योरमेंट आने वाला है। आपका रमज़ान जैसे ही स्टार्ट होना है 23 मार्च को, 22 मार्च को, 24 मार्च को, तो उसके फौरी बाद प्रोक्योरमेंट आ जानी है। अच्छा। प्रोक्योरमेंट जैसे ही आनी है तो सरकारी गोदामों के ताले लग जाने हैं, यानी कि प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। गंदम नहीं मिलेगी मिलर्स को, ये फिर जितनी निजी गंदम है उससे आटा फ्राहम करेंगे। आटे का एक सिस्टम मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक चलेंगे, ठीक है ना। अब आपका रमज़ान बाज़ार भी इस दरमियान में 31, 32, 33 लगने हैं, वहाँ पे भी आपने आटे के ट्रक खड़े करने हैं, शहरियों को भी आटा देना है। अब दुआ ये करें कि आटा जो है नायाब ना हो, महंगा ना हो, सस्ता मिले। ये ना हो कि रमज़ान में आपका आटे का थैला जो मिल रहा है वो 400 रुपये का मिल रहा है और बाहर जो है वही आटे का थैला 700 रुपये का मिल रहा है, तो फ़र्क आ जाता है। जिस तरह पिछले साल हुआ कि अगर आपने सब्सिडाइज करना है फिर पूरे शहर में करें, पूरे सूबे में करें, एक जैसा रेट होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि अब हम शोर डाल रहे हैं कि सिंध में 4000 रुपये फी मन गंदम है और लाहौर में 2300 रुपये है, तो इधर की गंदम उधर जा सकती है। दिनों में लोग अमीर हो जाते हैं। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे रमज़ान बाजार से लोग 10-10 थैले लेकर बाहर जाके मुकामी मार्केट में बेचना शुरू कर दें। ये भी तो एक चीज़ है ना, वो सारी उसका भी जिम्मेदार फ्लावर मिल्स को ठहराया जाएगा। जो एक लोग करेंगे, डीलर्स करेंगे, उसका भी हमें ही सजा दी जाएगी। फ्लावर मिल्स नहीं, क्योंकि यही हमारा इख्तिलाफ है। ये एक फैसला होता है, फैसला साजी ऐसी होनी चाहिए कि तकसीम नहीं होनी चाहिए, सब बराबर है, सबके लिए एक जैसा रेट होना चाहिए।
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमरान आपका भी कि आप यहाँ पर आए, आपने अपना मौक़िफ़ बताया हमें, और रज़ा अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और ये सारी जनाब आटे के हवाले से बातचीत थी कि किस तरह हड़ताल ख़त्म कर दी गई है और मुज़ाकरात तय पा गए हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि जनाब अब ये ऊँट किस करवट बैठा है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस पर के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब सानहा दर सानहा हो रहा है, और उर्दू ज़बान की एक और ख़ूबसूरत आवाज़ जिसके सहर में जकड़ी हम आखिरी नस्ल ठहरे हमेशा के लिए खामोश हो गई है। दुनिया की खूबसूरती में इजाफा करने वाले ज़िया मोहिउद्दीन साहब आसमान पर जगमगाने के लिए रुखसत हो गए, यानी एक और गौहर नायाब हमसे जुदा हो चुका है। बेशक मौत बरहक है, मगर अफसोस इस बात का है कि तहद्दे निगाह ऐसा तो दरकिनार उनसे मिलता जुलता भी सुझाई नहीं देता, और उर्दू अदब को ताउमर अब इस खला के साथ जीना होगा। और अमजद इस्लाम अमजद के बाद ज़िया मोहिउद्दीन का जाना, उर्दू ज़बान ने 4 दिन में 2 अनमोल रतन खो दिए हैं अपने। उर्दू अपनी शाइस्तगी और सलीके से हमेशा के लिए इस वक्त महरूम हो चुकी है, और ज़िया मोहिउद्दीन ने उर्दू शायरी और नसर को अपनी तिलस्माती आवाज़ से दुनिया भर में पजीराई दिलवाई। उन्हें उर्दू अदब का सबसे बड़ा कारी समझा जाता था, और ख़ुसूसन फैज़ अहमद फैज़ के कलाम को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, उम्दा अंदाज में पढ़ा। और क्या अजब इत्तफ़ाक ये है जनाब कि 13 फरवरी फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश था कल, यानी कि, और जिसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, और उसी रोज़ लेजेंड ज़िया मोहिउद्दीन इंतकाल फरमा गए थे। और फैज़ की शायरी के साथ कैसा उनका गहरा ताल्लुक़ था। तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। और कहा ही जाता है कि अंग्रेज़ी खतूत और अदब पढ़ने में भी ज़िया मोहिउद्दीन का कोई सानी नहीं था। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी क्या खूब कहते हैं कि रोज़े महशर अपना ईमाननामा ज़िया मोहिउद्दीन से पढ़ने को मैं कहूँगा। और अगर कहा यह जाता है कि ज़िया मोहिउद्दीन अगर किसी मुर्दा से मुर्दा अदीब की तहरीर भी पढ़ लें तो वो ज़िंदा हो जाता है। उनकी आवाज़ की खनक, आवाज़ का उतार चढ़ाव, शेर पढ़ने का कदीमी और जदीद अंदाज़ ऐसा है कि दिल करता है कि जनाब वो पढ़ते रहें और हम खामोशी से उनको सुनते रहें। एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर दिल को सुकून मिले, ऐसा अंदाज़े बयां जो सीने में उतर जाए, ऐसा लहजा जो रूह को ग़िज़ा बख्शे। उर्दू ज़बान का ये अजीम चिराग गो ज़ाहरी तौर पर तो गुल हो गया है, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा के लिए ज़िंदा ज़रूर रहेगी। तो ज़िया मोहिउद्दीन की ज़िंदगी पर जनाब एक ख़ुसूसी रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए वो देखते हैं। ज़िया मोहिउद्दीन एक शख्सियत, कई हवाले, हदायतकारी, सदाकारी, टीवी मेज़बान। ज़िया मोहिउद्दीन बरतानवी राज के लायलपुर में 20 जून 1931 को पैदा हुए। इब्तदाई जिंदगी कसूर और लाहौर में गुजारी। 50 की दहाई में लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अदाकारी की तरबियत पाई। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में काम किया। 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया में लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी थिएटर में भी एक अरसा काम किया। ज़िया मोहिउद्दीन ब्रॉडवे की जीनत बनने वाले जनूबी एशिया के पहले अदाकार थे। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ और लहजे की इनफरादियत फन्नो अदब से मोहब्बत रखने वालों के लिए उस्ताद की मानिंद थी। उनकी आवाज़ की खनक, उतार चढ़ाव, शेर पढ़ने का अंदाज सुनने वालों को दाद देने पर मजबूर कर देता था। ज़िया मोहिउद्दीन को मुकालमा निगारी और हदायतकारी का फन वरासत में मिला। उनके वालिद खादिम मोहिउद्दीन पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद के मुसन्निफ और मुकालमा निगार थे। 70 की दहाई में ज़िया मोहिउद्दीन ने PTV से ज़िया मोहिउद्दीन शो के नाम से मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन मुल्क में मार्शल्ला लगा तो वापस बरतानिया चले गए थे। उन्होंने 2004 में कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट नापा की बुनियाद रखी और आखिरी वक्त तक इस एकेडमी के सरबराह रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने फन के लिए खिदमात के एतराफ़ में ज़िया मोहिउद्दीन को 2003 में सितारा इम्तियाज़ और 2012 में हलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा।
और जनाब ये ज़िया मोहिउद्दीन की ज़िंदगी पर जनाब ये छोटी सी रिपोर्ट तैयार की गई थी और क्या खूबसूरत मतलब उनकी शख्सियत थी और जिस तरह उनका अंदाज़ बयान था। और जब भी कोई ख़ास तौर पर इस मीडिया की जॉब करना चाहता है, मीडिया में आना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, होस्ट एंकर कुछ भी बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसको ये बोला जाता है कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब को सुनो और जितना हो सकता है उन्हें सुनो। उनके तलफ़्फ़ुज़, उनका लहजा, उनका शेर बोलने का, उनका अल्फाज बोलने का जो तरीक़ा है वो बोला जाता है कि जनाब उसको सुना जाए, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र किया जाए। तो जनाब ये एक और गौहर नायाब जो है हमें छोड़ कर चले जा चुके हैं, जुदा हो गए हैं, तो उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमें ड्रामा निगार मुसन्निफ़ हैं असगर नदीम सैयद साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब, अब ज़िया मोहिउद्दीन साहब, दो गौहरे नायाब थे हमारे उर्दू अदब के जो अब नहीं रहे हैं हमारे साथ। तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब के शख्सियत के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि कैसी उनकी शख्सियत थी। आपका बहुत ज़्यादा वक्त भी उनके साथ गुजरा होगा, मुलाकातें भी हुई होंगी, तो किस तरह की शख्सियत पाई आपने उनकी? मेरा उनसे जाहिर है बहुत मुलाकातें हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए और उनके साथ रहा भी, उनके फैमिली के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात अब तक हैं। ज़िया मोहिउद्दीन ने आलमी सतह पर फ़नून लतीफ़ा के लिए जो खिदमात अंजाम दी वो हमेशा रहेंगी आलमी सतह पर, क्योंकि उन्होंने एक मीडियम में काम नहीं किया। थिएटर, फिल्म, टेलीविजन और एजुकेशन। आखिर में उनके 10-15 साल जो गुजरे हैं या ज्यादा, वो एजुकेशन के गुजरे हैं कि उन्होंने नापा को बनाया, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और उसमें उन्होंने बेशुमार शागिर्दों को पढ़ाया और बेशुमार शागिर्दों को मौसीकी, थिएटर और फिल्म के शोबों की तरबियत दी। तो ये बहुत बड़ा काम है उनका। इस वक्त उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थिएटर पर भी, फिल्म में भी। ज़िया मोहिउद्दीन ने जो स्टाइल दिया इसका होस्टिंग का, आज तक जितने एंकर्स हैं वो उसी के जादू के अंदर हैं। जब उन्होंने ज़िया मोहिउद्दीन शो शुरू किया टेलीविजन पे, तो उसका वो स्टाइल, इंटेलेक्चुअल स्टाइल जो था वो बहुत ही जबरदस्त था और उसी की सारी शक्लें हैं जो अब तक हैं। इसके अलावा उन्होंने आलमी सिनेमा को बहुत कुछ दिया और वो यहाँ से पढ़ने गए थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से रॉयल एकेडमी लंदन में। तो वहाँ उन्होंने तालीम पाई। तालीम पाने के बाद वो ब्रॉडवे थिएटर पर आ गए, जहाँ से डेविड लीन ने उनको सिलेक्ट किया था फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए। तो वहाँ फिर उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म भी की और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में उन्होंने 2-3 फिल्में भी की पाकिस्तानी सिनेमा के लिए, लेकिन वो ज्यादा फिर उन्होंने टेलीविजन में अपना रोल प्ले किया। तो क्या लगता है आपको असगर साहब, ये जो एक इतना बड़ा खला जो पैदा हो चुका है हमारी उर्दू अदब की दुनिया में, अमजद इस्लाम अमजद साहब चले गए, अब ज़िया मोहिउद्दीन साहब कल इंतकाल फरमा गए हैं, तो क्या ये खला पूरा हो सकता है? देखिए, खला कभी पूरे नहीं हुआ करते, गालिब का खला आज तक मौजूद है। ये तो हम ऐसे ही बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी अपना रोल प्ले करके चला जाता है। हर आदमी को अल्लाह ताला ऐसा ज़माना देता है जिसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। तो इन दोनों को बहुत अच्छा ज़माना मिला जिसमें गुंजाइश थी, स्पेस थी अपने टैलेंट को मुख्तलिफ तरीकों से जो है एक्सप्रेस करने की, तो वो उन्होंने कर दिया। अब हमें देखना है कि उनके फुटप्रिंट्स पर कैसे चलना है, या जो वो बेसिक मैसेजेस छोड़ गए हैं पोएट्री के लिए, लिटरेचर के लिए, फिक्शन के लिए, आर्ट के लिए, उसके लिए अब हमें या हमारे स्टूडेंट्स को किस तरह उसे फॉलो करना है, असल बात ये है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा असगर साहब, हमने तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब को हमेशा टीवी पे सुना, वहीं पे देखा, उनको फॉलो किया, उनके अंदाज़े बयां, उनके लहजे को हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में आप ही बता सकते हैं। आपकी उनके साथ दोस्ती रही है, आप उनके घर आते जाते रहे, तो उनकी निजी ज़िंदगी कैसी थी? अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ। कोई ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे उनके रिलेटेड? नहीं, वाकयात इस तरह से घरेलू जो है वो डिस्कस नहीं होते। मैं नहीं, दोस्ती के हवाले से। हाँ, दोस्ती के हवाले से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि
उनकी जो दूसरी बेगम थी वो टेलीविजन पे परफॉर्म भी करती हैं, तो उन्होंने मुझे घर पे बुलाती थी, तो हमारी बड़ी नशिस्तें हुई। हाँ। और ज़िया साहब चाहते थे कोई ऐसा काम करना मेरे साथ भी कि जो चैलेंजिंग हो, तो अच्छा। हमने उस पर बहुत सोचा भी, हमारी कुछ नशिस्तें भी हुई। तो लेकिन जाहिर है कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं उनको भी देखना होता है, तो उस बुनियाद पर वो चीजें फिर फाइनल नहीं हो सकी थी। लेकिन मैं उनकी जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरी है, वो कोई उस तरह से मैं नहीं समझता कि वो डिस्टर्ब लाइफ उन्होंने गुजारी, बहुत स्मूथ लाइफ है उनकी। बर्मिंघम में या लंदन में उन्होंने काफी वक्त गुजारा, वहाँ उन्होंने BBC के साथ भी काफी काम किया और लोग इदारों के साथ भी किया, तो हमें उनका सफर जो है बहुत स्मूथ दिखाई देता है। फिर यहाँ आ गए लाहौर, फिर लाहौर से कराची, तो जगह जगह पे उन्होंने जो अच्छा काम किया वो ये किया कि क्लासिकल लिटरेचर को आम आदमी तक पहुंचाया। गालिब को, इकबाल को, मीर को, मुश्ताक अहमद यूसुफी को, वो जो ओरेटरी करते थे, पढ़ते थे, उससे हमारा लिटरेचर जो है वो आम आदमी तक पहुंचा। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो इस हवाले से हमारी नशिस्तें भी थी, या जो तो उनकी लाइफ बहुत ही पुरसुकून, बहुत अच्छी लाइफ गुजार के गए। तो ये मैं समझता हूँ कि काबिल रश्क उनका सारा पीरियड है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। असगर नदीम सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ड्रामा नफीस थे, मुसन्निफ हैं और बहुत अच्छे दोस्त ठहरे हैं जनाब ज़िया मोहिउद्दीन साहब के, और उनकी ज़िंदगी के हवाले से, कुछ चीज़ों के हवाले से वो डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और यहाँ पर हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन वो ख़ास करके उर्दू अदब में करके गए हैं। एक और शख्सियत है जनाब, शायर हैं, मुसन्निफ हैं, अनवर शऊर साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी जानते हैं जनाब के ज़िया मोहिउद्दीन साहब के जाने के बाद क्या ये खला पूरा हो सकता है, क्या उनकी कमी पूरी की जा सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सर एक और मैं तो कहूँगी जो गोहरे नायाब है वो हमसे जुदा हो गया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? जनाब ये सबके लिए जाहिर है, जितने भी लोग उनके सुनने वाले, उन्हें उनके देखने वाले थे जी। उन सबके लिए एक अंदोनाक वाकया है। लेकिन मेरे लिए जाती तौर पर भी एक सदमे का बायस हुआ, क्योंकि इनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे मीनौस, वो मेरे दोस्त हैं, जाती दोस्त थे, और उन्हीं के हवाले से मेरी मुलाकातें भी उनसे होती रही। और क्या शाइस्ता आदमी थे, क्या कहा जाए। अभी इस बार उन्हें अब एक प्रेस फाउंडेशन का जो मेला हो रहा है लाहौर में, उन्हें इस साल जाना था, इस साल भी जाना था, लेकिन वो इंतकाल हो गया। गुज़िश्ता साल भी वो प्रेस फाउंडेशन के मेले में शरीक थे और यहाँ से हमारा जाना भी साथ हुआ और वापसी। मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हो चुका है अनवर शऊर साहब से। मुसन्निफ हैं और शायर हैं, और जिस तरह वो बता रहे थे कि जनाब बहुत सारे उन्होंने प्लान्स भी बनाए थे, और यहाँ पर लाहौर में एक अदबी महफ़िल भी थी, वहाँ पे भी उन्होंने आना था, इवेंट पे भी आना था, लेकिन मोहलत नहीं उन्हें मिली। लेकिन जितनी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह असगर साहब ने कहा कि खुशगवार और भरपूर तरीके से जनाब उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। अच्छा, अनवर शऊर साहब के साथ दोबारा से राब्ता जो है वो जुड़ चुका है। अनवर साहब किस तरह की शख्सियत, अच्छा दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करते हैं उनसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जनाब जो हम ज़िया मोहिउद्दीन के हवाले से हम आपको बता रहे थे कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस उन्होंने की हैं उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू लिटरेचर के हवाले से, और मुख्तलिफ़ जनाब फील्ड्स में उन्होंने अपना लोहा जमाया है और अपना नाम भी बनाया है।